Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss lecture number 23. As in previously we were discussing about prejudice. This topic is also about prejudice. Beta, in lecture number 21, we had discussed the social roots. यानी जो सोसाइटी समाज में जो इसके वजूहात हैं, क्यों होती है प्रेजुडाइस, वो हमने डिस्कस किए थे। और 22 में हमने मोटिवेटिंग फैक्टर्स पढ़े थे। कौन सी चीजें लोगों को मोटिवेट करती हैं प्रेजुडाइस करने के लिए, प्रेजुडाइस शो करने के लिए। और बेटा आज का जो लेक्चर है 23, उसमें हम एक और पहलू पढ़ने जा रहे हैं, कॉग्निटिव सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइस। बेटा आप जानते हैं कि जहां कहीं कॉग्निटिव वर्ड यूज होता है, इट मींस रिलेटेड टू माइंड। यानी इंसान के माइंड में, इंसान की सोचों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इस प्रेजुडाइस की वजह बनती हैं। कौन सी हैं चीजें, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1, how does how does the way we think about the word, how does the way we think about the word and simplify it influence our stereotypes। यानी कि बेटा जिस अंदाज में आप सोचते हैं, द वे यू थिंक, यानी आपका सोचने का अंदाज, और सिंप्लीफाई यानी आप क्या करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई यानी अब आप देखें, जो कौमें हैं, जो नेशंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, उसमें इतने सारे लोग होते हैं। अब आप एक एक बंदे को तो जज नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करते हैं, दो तीन बंदों से मिलते हैं, उनकी बिहेवियर को देखकर आप क्या करते हैं, उस बिहेवियर को सिंप्लीफाई या जनरलाइज कर देते हैं कि भाई अगर ये लोग ऐसे हैं तो इनकी कौम के सारे लोग ही ऐसे ही होंगे। बेटा जैसे सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग क्या होता है, आप अगर चावल खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर आप व्यापारी हैं और आपको 1000 बोरियां चावल की खरीदने हैं। अब आप एक एक बोरी को खोलकर आप चेक नहीं करते, बल्कि आपने एक ही बोरी को खोला, उसमें से कुछ चावल देखे और फिर आपने पास कर लिया, हाँ मुझे यही चावल चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, आप पूरी कम्युनिटी के एक एक फर्द से नहीं मिलते, बल्कि आप चंद लोगों से मिलकर उनके बिहेवियर को जनरलाइज कर देते हैं कि बाकी के सारे जितने लोग हैं उनका बिहेवियर भी इन लोगों की तरह ही होगा। ठीक है बेटा, तो पहले पॉइंट में हमने सोचा कि द वे यू थिंक, आपका अंदाज, सोचने का जो अंदाज है, और जब आप जो आप चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपकी स्टीरियोटाइप्स पर असरअंदाज होती हैं। बेटा स्टीरियोटाइप्स क्या है, स्टीरियोटाइप्स आप यूं समझें, रेडीमेड लेबल्स फॉर पीपल, रेडीमेड लेबल्स फॉर पीपल। मिसाल के तौर पर आपने किसी बोने को देखा और आपने, वो आपको शातिर लगा, अब आप क्या करते हैं कि अच्छा ये बोना है और इसने शातिर शातिर शातराना बिहेवियर दिखाया है, इट मींस बाकी के जितने भी बोने लोग होंगे वो सारे शातिर ही होंगे। तो अब बोने लोग शातिर होते हैं, ये स्टीरियोटाइप है, यानी एक रेडीमेड स्टेटमेंट है जो आपने फ्रेम की एक ग्रुप के लिए। नंबर 2, एंड हाउ डू अवर स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट अवर जजमेंट। अच्छा बेटा, आपकी स्टीरियोटाइप आगे बढ़कर आपकी जजमेंट पर भी असरअंदाज होती हैं। यानी कि जो रेडीमेड स्टेटमेंट्स आपने बनाई होती हैं, आपके इर्द गिर्द आपके समाज ने बनाई हुई होती हैं, अब आप क्या करते हैं, यू ऑलवेज सब्सक्राइब टू दीज stereotypes, and then in return these stereotypes affect the way you judge about the things, the way you judge about the people। यानी कि स्टीरियोटाइप्स आगे जाकर आपकी जजमेंट पर असरअंदाज होने वाली होती हैं। मिसाल के तौर पर
आपको ये बताया गया कि भाई जो यहूदी होते हैं वो बहुत ही चालाक किस्म के लोग होते हैं। अब ये लेबल हमने सुना अपनी कम्युनिटी के लोगों से। अब अगर सामने कोई यहूदी होता है मिसाल के तौर पर, और वो हमसे मदद चाह रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम यही कहेंगे कि ये जो यहूदी ये शातिर है, इसीलिए मुझे इसकी मदद नहीं करनी। अब आपने देखा कि उसके बारे में जो स्टीरियोटाइप जो आपने पहले से सुना हुआ है, यानी जो लेबल आपने सुना हुआ है उन लोगों के लिए, उस लेबल ने आपके डिसीशन पर, आपके जजमेंट पर असरअंदाज यानी हुआ वो स्टीरियोटाइप, whether you are going to support that or not. सेकंड एग्जांपल, आप कभी कभी ये जो भिखारी होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं, आप उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी स्टीरियोटाइप पर, उन लोगों के बारे में जो आपने स्टीरियोटाइप सुना हुआ है कि भाई ये जो लोग हैं क्या कहते हैं कि मिकर करते हैं, ये लोग जो है हट्टे कट्टे हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी बेटा। अच्छा बेटा, ये जो भिखारी लोग हैं, इन लोगों के बारे में जो आपके स्टीरियोटाइप हैं वो असरअंदाज होते हैं इस बात पर कि आया हम उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 3, stereotyped beliefs and prejudiced attitudes exist not only because of social conditioning and because they enable people to displace hostilities, but also as byproducts of normal thinking processes. यानी कि बेटा ये जो स्टीरियोटाइप्ड बिलीव्स हैं, स्टीरियोटाइप्ड यानी लोगों को कैटेगरीज में, लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड करना, ये चीज जो है, यानी कि ये सिर्फ आपकी कंडीशनिंग की वजह से नहीं आती। यानी कि ये जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उन लोगों से ही आपने ये नहीं सुनी होती, उन लोगों से ही आपने ये चीज नहीं सीखी होती, बल्कि आपका जो माइंड है, आपके माइंड से ऑटोमेटिकली ये चीजें डेवलप होती है। यानी आप अगर आसपास में यानी कि लोग ना भी हो इस तरह के, तो भी आपके माइंड में इस तरह की चीजें आ सकती हैं ऑटोमेटिकली लोगों के बारे में। सर जी बेटा। सर जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाली होते हैं वो जादू करते हैं, मतलब सबके कॉन्सेप्ट ये बने हुए हैं, तो ये भी इसमें आ गए। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें उन लोगों के बारे में ये एक लेबल बना हुआ है कि जो बंगाली लोग हैं वो जादू के साथ ज्यादा रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा। तो अब ये, सर जी बेटा। सर इसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि बलोच लड़ाकू होते हैं, तो ये भी इसी में आता है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बेटा, अब ये देखें जजमेंट पे कैसे असर करेगा। फॉर एग्जांपल, कोई फैमिली है वो बलोच, किसी बलोच खानदान के साथ रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तो अब जो लोग, जिन लोगों ने ये स्टीरियोटाइप, जिन लोगों ने ये स्टीरियोटाइप सुना होगा, वो इनको बताएंगे यार आप कहाँ पे रिश्ता करने जा रहे हैं, ये लोग तो बहुत लड़ाकू होते हैं। आ रही बात समझ? ये चीज उनकी जजमेंट पे असरअंदाज हो जाएगी और फिर वो कहेंगे अच्छा ये लोग लड़ाकू है, इट मींस हमें वहां पे रिश्ता नहीं करना है। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं ये आगे चलकर लोगों की जजमेंट पे भी असरअंदाज होते हैं। जी बेटा सर। एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो जजमेंट पे असरअंदाज होते हैं। एक काफी अर्सा पहले मैं एक फ्रेंड के पास गया था, उसका भाई था शायद या उसका कजिन था, तो वो उर्दू स्पीकर था। तो बातों बातों में उसने कहा कि यार मैंने सुना हुआ है कि जो सिंधी लोग हैं, यानी ये इतने जाहिल होते हैं, वो पढ़े ठीक से पढ़ाई नहीं करते, इनके पास सिर्फ डिग्रियां होती हैं, इसीलिए मेरे पास, अब वो किसी बड़ी फर्म में अफसर था, उसने कहा जब सीवियां आती है ना लोगों की, तो जो कोई सिंधी का देखता हूँ मैं, तो उन सिंधी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ देखता हूँ, तो मैं उनकी सीवियां वहीं से रिजेक्ट कर देता हूँ। अब आपने देखा कि बेटा उसने सुना हुआ था कि जो सिंधी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते, इसीलिए उसकी जजमेंट क्या थी कि किस बंदे को सीवी को एक्सेप्ट करना है और किसकी सीवी को रिजेक्ट करना है। आपने देखा कि उसकी इस जजमेंट पे उस स्टीरियोटाइप का असर था। ठीक है बेटा, तो इस हद तक ये स्टीरियोटाइप्स
जो है वो असरअंदाज होते हैं। सर इसी सर? तरीके से लियारी वालों को भी नौकरियां नहीं देते कि कहते हैं ये सब गैंगवार हैं। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टीरियोटाइप ही हैं। अब मिसाल के तौर पर सर काफी इसको सारे, इसको इसको हम सर लकीर के फकीर कह सकते हैं ना, कि सुनी हुई बातों पे जो है उनको जल्दी से फॉलो कर लेना और बगैर तस्दीक किए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, मीडिया का। अब आप देखें लियारी जो है इसमें 2012 में यानी था, इतना झगड़ा था, लेकिन हम तो आ जा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पूरे मुल्क में जो है वो लियारी का एक बहुत बुरा कॉन्सेप्ट पेश किया गया था कि लियारी तो हालत जंग में है। और लोग हमसे कहते थे कि भाई आप लोग कैसे जाते हैं वहां पे, इतना भी है, हम तो वहां पे रोज जाते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यानी कि ये इट इज आल्सो स्टीरियोटाइप। अच्छा, कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन क्या होती है बेटा? क्लासिफाइंग पीपल इनटू ग्रुप्स, यानी लोगों को ग्रुप्स में क्लासिफाई करना। यानी कि बेटा ये हमारी एक मेंटल हैबिट होती है। मेंटल हैबिट यानी आप क्या करते हैं, आप क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं लोगों को। मिसाल के तौर पर दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमसे ज्यादा होते हैं, एक वो होते हैं जो हमसे कम होते हैं। बेटा ये एक सैड रियलिटी है, बड़े अफसोस का मकाम है कि हम हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं जो हमसे ज्यादा हैं, हम उनको रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देते जो हमसे कम हैं। आपने सुना होगा कि जब कभी कहीं पे लोग मिलते हैं, हमेशा पहला सवाल ये करते हैं, हाँ भाई आप क्या काम करते हो। अच्छा, इस तरह के सवालात लोग क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो इस चीज का तयन करने जा रहे होते हैं कि आया मुझे इस बंदे को कितनी इज्जत देनी है। अब अगर वो कहेगा कि मैं फलां कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैं फलां हूँ, मेरी इनकम लाखों में है, फिर तो वो बंदे उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। इवन उस बंदे से भले इसको कुछ ना मिले, लेकिन वो ये यानी अपने आप पे फर्ज समझेंगे कि मुझे इस बंदे की गुलामी करनी है, मुझे इसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन अगर कोई गरीब बंदा है, कोई कमाई बहुत कम है, कोई लोअर क्लास का बंदा है, वो अपनी जात में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने बता दिया कि भाई मैं किसी गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं किसी मजदूर का बेटा हूँ, तो आगे वो दूसरा सवाल ही नहीं पूछेगा। वो कहेगा अच्छा मुझे ना इसको पानी पिलाना है, ना मुझे इसको खाना खिलाना है, ना मुझे इसको रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है बेटा, तो कैटेगराइजेशन करते हैं लोग लोगों की, कि मुझे यानी कैटेगराइज करते हैं ताकि ये जान पाए कि ये बंदा किस क्लास से ताल्लुक रखता है, ताकि मैं उसको उस हिसाब से ट्रीट करूं। सर 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 जी बेटा बताएं। सर मतलब कि लोग स्टेटस देख के आपको उस हिसाब से इज्जत देते हैं कि भाई इसका स्टेटस ज्यादा है तो इसकी जी हुजूरी करनी है, और हमसे कम है तो इसे लिफ्ट ही नहीं करानी। शायद कहते हैं ना कि गरीब को इज्जत दो तो जूते समेत वो चारपाई पे बैठ जाता है, ऐसा समझते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करते हैं फिर? बेटा ये माइंडसेट होता है, खासकर जो हमारा मुआशरा है उसमें उसका ये माइंडसेट है, और ये इंसान की आप यूं समझें कि मिजाज होता है। इस मिजाज से निकलने के लिए आपको आपको यानी बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। एक होती है ना तालीम और दूसरी तरबियत, आपको बड़ी तरबियत चाहिए जी होती है इस माइंडसेट से निकलने के लिए। लेकिन हमारे पास तो तरबियत है नहीं, इसीलिए हमारा एक मिजाज बन चुका है कि जो हमसे कम वाले हैं हमें उनको घास नहीं डालनी, और जो ज्यादा वाले हैं, सर आपने देखा होगा बेटा, अक्सर लोग जी मिसाल के तौर पर अभी ये जो है क्या कहते हैं, सेल्फी कल्चर बहुत चल रहा है, सेल्फी लोग निकालते हैं। आप कभी अपने से कम वाले के साथ सेल्फी निकालते हैं? कभी आपने देखा होगा कि कोई बड़ा अफसर हो वो जाकर किसी मजदूर मजदूर के साथ सेल्फी निकाले? हरगिज नहीं निकालेगा। जो उससे बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल बड़ा अफसर होगा, एसपी होगा, डीएसपी होगा, डीसी होगा, कमिश्नर होगा, सेक्रेटरी होगा, मिनिस्टर होगा, उसके साथ जाकर सेल्फी निकालेगा। और वो सेल्फी जाकर लोगों को दिखाएगा कि देखो मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ, फला फला बंदे के साथ मेरी तस्वीरें खींची हुई है। और वो फिर स्टेटस भी डालेगा कि भाई मैं फला लोगों के साथ बैठा हूँ। तो ये माइंडसेट होता है, और ये चीप माइंडसेट होता है बेटा। और जी सर मैंने कहा कि इस माइंडसेट से निकला जा सकता है तरबियत के जरिए, तरबियत के जरिए। जी सर। जी सर वैसे देखा लेकिन जाए सर तो बड़े लोगों से ज्यादा जो छोटे लोग होते हैं हमसे, वो इज्जत ज्यादा देते हैं।
बेटा बिल्कुल जबकि बिल्कुल बड़ों के क्यों बेटा, देखें एक एक हदीस मुबारका भी है ना, तो आप हमेशा नीचे वालों की तरफ देखें। देखें। जी सर। ये चीज सिर्फ कंपैरिजन के लिए नहीं है कि आप जब अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, और चीजों में भी आपकी दोस्ती भी आपसे कम वालों के साथ होनी चाहिए, वहां से आपको वफा मिलेगी, आपसे ज्यादा जी वाले सर, चीजों को बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, सही कहा। से जी इस सर, तरह से थैंक यू सर। जो नीचे वाले तो हैं, सर, फ्रेंड हैं, फॉर एग्जाम्पल रिश्तेदार हैं, उनके जी पास जी सर। आपको इज्जत मिलेगी। जो सर एक आपसे ज्यादा वाले हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपको आपको यानी रिस्पेक्ट नहीं देंगे। जी जी सर। जी सर, एक आपने स्टेटस की बात की और रिस्पेक्ट की बात की। मैं हमारे मुआशरे में एक आलिम दीन की जो है वो उसकी रिस्पेक्ट हमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक रास्ते से बहुत बड़ा आलिम तारिक जमील का मिसाल ले लें, या कोई भी आलिम हमारे रास्ते से जब क्रॉस करता है, तो लोग इतने जहमत नहीं करते कि उनकी वेलकम करें, उनके रोड पे खड़े हो जाएं और झंडे वगैरह लेके, या उनकी वेलकम करें, हाँ फूलों का हार दें। अगर उसी रास्ते से शाहिद आफरीदी या कोई सलमान खान जैसा कोई एक्टर अगर चला जाए, तो हम जैसे आम लोग वहां पर चल जाते हैं। सर रेस्पेक्ट तो दोनों की सेम है, क्योंकि हम मुआशरे में आलिम दीन को ज्यादा समझते हैं, लेकिन रश वहां पर ज्यादा क्यों होता है? अगर यहाँ पर स्टेटस की बात की जाए तो रेस्पेक्ट तो दोनों की बराबर है सर। बेटा, देखिए मौलाना तारिक जमील साहब ये भी एक बहुत ज्यादा मशहूर बंदा है, उसके लिए भी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन एक आम जो आलिम दीन होगा, जो इस तरह से यूट्यूब पे नहीं देता होगा अपने बयान वगैरह, और इस तरह से नहीं होगा, लेकिन होगा बहुत बड़ा अल्लाह का वली, लेकिन फिर भी लोग नहीं होंगे। तो बेटा देखिए, ये डिपेंड करता है आपके अपने मिजाज पे कि आप संजीदा मिजाज इंसान है या गैर संजीदा मिजाज इंसान है। ठीक है बेटा, मेजॉरिटी जो लोगों की है वो गैर संजीदा मिजाज की होती है। आप देखें, मुझे एक रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल मैंने देखा, वो यानी बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, माशाल्लाह हाई लेवल के प्रोफेसर वहां पे लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनके सब्सक्राइबर देखे तो 5,000 सब्सक्राइबर। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, ये जो अक्सर फनी होते हैं और ये जो लड़के लड़कियां डांस करते हैं, इस तरह की चीजें, वहां पे आप जाकर देखेंगे लाखों में सब्सक्राइबर्स होंगे उन लोगों की, उनकी व्यूज लाखों में होती है। तो इससे पता चलता है लोगों को क्या चाहिए। लोगों को संजीदा चीजें नहीं चाहिए, लोगों को यानी शोल चाहिए, सिर्फ एक होता ना टाइम पास वाला, तो वो सारी चीजें चाहिए होती है लोगों को। तो बेटा ये मिजाज की बात है कि यानी कि संजीदगी नहीं है हमारे मिजाजों में। अच्छा बेटा, अब सवालों को थोड़ा रोक लें, हम थोड़ा आगे चलें। नंबर वन वे वी सिंप्लीफाई अवर एनवायरमेंट इज टू कैटेगराइज। बेटा सिंप्लीफाई करने का एक तरीका ये है कि आप चीजों को सिंप्लीफाई कैटेगराइज करें, यानी कैटेगरीज में डिवाइड करें। अच्छा, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड बाय क्लस्टरिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। कैटेगराइजेशन में आप क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं किसी यानी सिमिलैरिटी की बुनियाद पर। नंबर टू, फॉर एग्जांपल आपके क्लास को अगर डिवाइड किया जाए, भाई लड़के लड़कियों को अलग अलग किया जाए, फिर हम कहेंगे कि भाई गरीबों को अलग किया जाए, मिडिल क्लास वालों को अलग किया जाए, अमीरों को अलग किया जाए, फिर हम कहेंगे सिंधियों को अलग किया जाए, पंजाबियों को अलग किया जाए। तो ये कैटेगरीज बनती हैं। नंबर टू, इफ पर्सन्स इन अ ग्रुप शेयर सम सिमिलैरिटीज, यानी लोग जो है वो किसी पॉइंट पे सिमिलर होते हैं, इस वजह से उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इफ मोस्ट मेंसा मेंबर्स, बेटा मेंसा क्या है, कोई यानी एसोसिएशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है। मेंसा मेंबर्स आर स्मार्ट, मोस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स आर टॉल, knowing their group memberships can provide useful information with minimal effort। यानी कि बेटा आप कहते हैं कि जो फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा लंबे होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप किसी लंबे को देखेंगे और आप पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा भाई भाई ये किस खेल से, तो आप कहेंगे भाई ये फुटबॉल प्लेयर का है। ठीक है बेटा, और मेंसा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स स्मार्ट हैं, और आप कोई स्मार्ट देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा ये इसका ताल्लुक तो मेंसा से होगा। Knowing their group memberships can provide useful information with minimal effort। बेटा आपको क्या करना पड़ता है, आपकी कोई एफर्ट नहीं लगती, आपने बस उनका एक पॉइंट सिमिलर देखा और आपने आइडिया लगा लिया, अच्छा ये बंदा फलां ग्रुप से ताल्लुक रखता है। नंबर थ्री, और फिर आपने उस बंदे पर वो उस ग्रुप वाला स्टीरियोटाइप भी अप्लाई कर लिया। नंबर थ्री, स्टीरियोटाइप्स रिप्रेजेंट कॉग्निटिव एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अब अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे जो मुल्ला लोग होते हैं यानी मौलाना होते हैं, दाढ़ी वाले होते हैं, उनके लिए स्टीरियोटाइप्स होते हैं कि भाई जो जिसकी भी दाढ़ी होगी वो दहशतगर्द होगा,
और फिर किसी, आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक मौलवी होता है दाढ़ी वाला, उसके हाथ में बैग होता है, एक खातून उसको देखती है तो उसने तो खबरों में सुना होता है कि भाई दहशतगर्द जो होते हैं उनकी दाढ़ियां होती हैं। अब उसने दाढ़ी वाला बंदा देखा, उसने कहा अच्छा ये तो दहशतगर्द होगा, और उसके हाथ में बैग था, उसमें जरूर बम होगा। वो डर रही थी। और फिर आगे चलकर उस औरत के साथ कोई चोर होता है, वो थीफ होता है, उससे कोई चीज छीन रहा होता है तो वो दाढ़ी वाला उसको बचाता है। वहां पे बताते हैं कि भाई जो आप स्टीरियोटाइप बना के बैठे हैं ये गलत है। नंबर 3, स्टीरियोटाइप्स रिप्रेजेंट कॉग्निटिव एफिशिएंसी। बेटा स्टीरियोटाइप्स क्यों होते हैं? कॉग्निटिव एफिशिएंसी के लिए। कॉग्निटिव एफिशिएंसी क्या है बेटा? यानी आप चाहते हैं कि कम कम एनर्जी में हमारा वक्त हो जाए, कम एनर्जी में। मिसाल के तौर पर बेटा आप क्या करते हैं, अक्सर शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट। अब आजकल एज सून एज पॉसिबल, किसी को एज सून एज पॉसिबल लिखना होता है तो वो क्या लिखता है, ASPS, एज सून एज पॉसिबल, ASAP, एसएप, एज सून एज पॉसिबल। ये क्या है, ये क्यों लोग करते हैं? मेंटल एफिशिएंसी, कॉग्निटिव एफिशिएंसी, यानी कम एनर्जी इस्तेमाल करके हम पूरा मतलब हासिल करें। तो बेटा स्टीरियोटाइप भी इसीलिए की जाती है क्योंकि लोग, यानी इंसान के मिजाज में, इंसान के माइंड में ये चाहत होती है कि मैं कम एनर्जी इस्तेमाल करूं और मुझे जल्द से जल्द अच्छा रिजल्ट मिल जाए। इसीलिए वो 2-3 बंदों को जज करके पूरे ग्रुप के बारे में वो राय कायम कर देता है। They are energy saving schemes for making speedy judgments and predicting how others will think and act। यानी कि बेटा इससे क्या होता है, एनर्जी सेव होती है। आपको क्या करना पड़ता है, मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो जो सिंधी लोग हैं उनकी क्या राय होती है पंजाबियों के बारे में, वही पंजाबी ऐसे, पठान ऐसे। ठीक है बेटा। अब जो गांव वाली माएँ होती हैं वो अपने बच्चों को डराती है ना, बेटा बाहर नहीं निकलो वरना पठान उठाकर लेकर जाएंगे तुम्हें। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो वहां पे चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा। अब वो बच्चा किसी पठान को देखेगा तो वो होश हो जाएगा, अच्छा ये अंकल जा रहे हैं, ये जरूर मुझे किडनैप करेंगे। तो ये स्टीरियोटाइप होते हैं जो दूसरी दूसरी कौमों के बारे में मशहूर होते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं होते। अच्छा, नंबर 4, we find it especially easy and efficient to rely on stereotypes when we are। अच्छा बेटा आप कब stereotypes पे रिलाई करते हैं? 5 फैक्टर्स हैं बेटा, ये बताए गए। इन 5 फैक्टर्स की वजह से आप स्टीरियोटाइप पे रिलाई करते हैं, और हर बंदे को इंडिविजुअली जज करने के बजाय आप उसके ग्रुप के हिसाब से उसको जज करते हैं। प्रेज्ड फॉर टाइम, यानी आपके पास टाइम ना हो जब। प्री ऑक्यूपाइड यानी कि आपके पास पहले से ही बहुत सारी यानी काम हो, चीजें हो, और फिर अगर आपको कोई यानी करना पड़ रहा है, आपको किसी के बारे में जजमेंट करनी होती है, आपके तो यार मेरे पास टाइम तो नहीं है कि मैं इन लोगों का इंटरव्यू करूं और फिर इन लोगों के बारे में कोई राय काम करूं। आप क्या करते हैं, उनके ग्रुप के बारे में जो ख्यालात होते हैं आप उनको पेश कर देते हैं उनके बारे में। टायर्ड, जब आप थके हुए हों, आपके पास यानी आपके पास मेंटल एनर्जी ना हो किसी नए टास्क के लिए, तब आप उन लोगों के बारे में बने बनाए आइडियाज को अडॉप्ट कर लेते हैं। इमोशनली अराउज्ड, यानी जब आप इमोशनली अराउज्ड होते हैं, आप जज्बात में होते हैं, तब भी आप जो है सामने वाले बंदे को जज करने के बजाय उसके ग्रुप की जजमेंट को उस पर अप्लाई करते हैं। टू यंग टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी। अच्छा बेटा आप अगर बहुत सारा कम उम्र हैं, आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं होती वो चीजों को अच्छे से नहीं समझ सकता। फिर वो क्या करता है, जो माँ बाप से बनी बनाई उसको मिलती है स्टीरियोटाइप्स, वो उनको एक्सेप्ट कर लेता है। बेटा बेटा ये 5 फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग जो हैं, ये सारे 5 कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं, मेंटल यानी माइंड से रिलेटेड हैं, जिनकी वजह से हम स्टीरियोटाइप्स कर रहे होते हैं। नंबर 5। सर जी बेटा। सर एक मिसाल दूं मैं इसके बारे में? जी बेटा। सर जैसे कि हमें कहीं जॉब या कुछ करने के लिए जाना हो तो हमारी यूनिवर्सिटी लियारी यूनिवर्सिटी
कराची यूनिवर्सिटी और इकरा यूनिवर्सिटी, इन तीनों को ग्रुपिंग किया जाए तो जो इंटरव्यूअर होगा वो सबसे पहले इकरा यूनिवर्सिटी को उनकी ग्रुपिंग करके ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा और सबसे लोअर लियारी यूनिवर्सिटी को ही लेगा, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप कर चुका होता है। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 5, एथनिसिटी एंड सेक्स आर पावरफुल वेज ऑफ कैटेगराइजिंग पीपल। यानी कि बेटा आप लोगों को किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, क्लास में लड़के लड़कियां, लड़कियां एक तरफ हो जाएं, लड़के दूसरी तरफ हो जाएं, यानी ये आपने किस बुनियाद पर किया, उनकी यानी सेक्स की बुनियाद पर कि उनकी जेंस क्या है। अच्छा, उसके अलावा एथनिसिटी, एथनिसिटी यानी जैसा कि मैंने आपको कहा कल्चरल आइडेंटिटी जो आपकी होती है वो आपकी एथनिसिटी होती है। मिसाल के तौर पर बलोच हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, हजारेवाल हैं, पश्तून हैं, बेटा ये सारे एथनिसिटीज होती हैं आपकी। तो इसकी बुनियाद पर भी आप कहते हैं कि भाई पंजाबी इधर हो जाएं, सिंधी इधर हो जाएं, पठान इधर हो जाएं, ठीक है बेटा। तो ये दो बुनियादी यानी होते हैं लोगों को कैटेगराइज करने के प्लेटफॉर्म। नंबर 6, इमेजिन टॉम। टॉम एक यानी 45 साल का टॉम, a 45 years old अफ्रीकन अमेरिकन अटलांटा रियल एस्टेट एजेंट। बेटा रियल एस्टेट एजेंट का एक बंदा है जिसका नाम टॉम है और वो 45 साल का है और वो अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है बेटा। नंबर 7, I suspect that your image of black male predominates over the categories middle-aged business person and American Southerners। यानी कि बेटा ऊपर वाली स्टेटमेंट में 5 चीजें बताई गई। 45 साल का है, रियल एस्टेट का काम करता है, एटलांटा रियासत के साथ उसका ताल्लुक है और वो अफ्रीकन अमेरिकन है यानी जो काले लोग हैं। तो बेटा 4 आइडेंटिटीज इसमें बताई गई हैं, लेकिन चारों में से सबसे ज्यादा इसका जो मास्टर स्टेटस है, सबसे ज्यादा जो डोमिनेट है वो कौन सा है, वो काला है। काला वो चीज आपके माइंड में बैठे कि अच्छा ये काला है, ठीक है बेटा। तो ये होता है कैटेगराइजेशन। परसीव्ड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, यानी कि बेटा सिमिलैरिटीज और जो डिफरेंसेस होती हैं उनका क्या रोल है। नंबर 1, there is a strong tendency to see objects within a group as being more uniform than they really are। यानी कि आप क्या करते हैं बेटा, चीजों को यानी कि बाहर से आप उनको एक ही ग्रुप वाला समझ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में होते हैं तो इंडिया वाले पाकिस्तानियों को कैसे एक सारों को एक ही देख रहे होते कि ये पाकिस्तानी है। वो नहीं कहते कि भाई ये सिंधी है, ये पंजाबी है, बलोच है, वो कहते हैं ये सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है बेटा। इतना ग्रुप में इतनी सिमिलैरिटी होती नहीं है जितनी कि बाहर वाले लोग प्रिज्यूम कर रहे होते हैं कि इन लोगों में ये सिमिलैरिटी है। नंबर 2, mere division into groups can create an out group homogeneity effect। यानी कि बेटा सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिर्फ ग्रुप्स में ही आपको डिवाइड कर दिया जाए तो इससे भी एक आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट पैदा हो जाता है। ये क्या होता है, a sense that they are all alike, a sense that they are all alike and different from us and our group। यानी कि बेटा फॉर एग्जांपल आप लोग अगर क्लास में ग्रुप्स बना लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है बेटा, आपने सिर्फ एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बना लिए, लेकिन वो छोटा सा ग्रुप जो है आप लोगों की, यानी आप कहेंगे कि भाई ये जो 4 लोग हैं ये सारे एक ही तरह हैं, ये होशियार होंगे इसलिए टीचर ने उनको एक ही ग्रुप में रखा है, ये 4 जो है वो कमजोर हैं पढ़ाई में इसलिए सारों को इकट्ठा रखा गया है। तो ये होता है आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट क्या होता है, आप जो है वो सामने वाला जो ग्रुप है उनको एक ही समझ रहे होते हैं कि वो लोग एक तरह के हैं और हमसे डिफरेंट हैं, हमसे अलग हैं। अच्छा बेटा अक्सर क्या होता है, कोई फैमिली होती है, मैं अब आपको करीब का एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अक्सर क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी फैमिली से हमारा झगड़ा हो जाए, आपकी फैमिली का किसी दूसरी फैमिली से झगड़ा हो जाए, मिसाल के तौर पर हमारी कोई बहू या बेटी या कोई बहन किसी घर में होती है, उसको अल्लाह ना करे अगर कोई डिवोर्स हो जाए, उस फैमिली के साथ हमारा कैसा ताल्लुक होगा डिवोर्स के बाद। इवन वो अगर वो हमारे चचा की फैमिली क्यों ना हो,
हमारे मामू की फैमिली क्यों ना हो। अब आप देखें, जिस बंदे ने यानी उस लड़की के शोहर ने उसको डिवोर्स दिए, अब रियल कल्प्रिट तो वो एक बंदा है, लेकिन उस पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इवन छोटे बच्चे, वो भी हमें हमारे लिए आंख का कांटा बन जाते हैं। हमें एक आंख नहीं भाते वो लोग, हम उनसे कतई ताल्लुकी कर देते हैं, हम उनको सलाम तक नहीं करते। यानी पूरी की पूरी फैमिली से हमें वो सारे के सारे लोग एक तरह दिख रहे होते हैं। हमारा मुजरिम तो एक होता है, लेकिन हम उसकी पूरी फैमिली को बैक वक्त पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट यानी यहाँ पे ऑपरेट कर रहा होता है कि आप पूरी फैमिली के सारे लोगों को एक जैसा समझकर उनको एक तरह का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। नंबर 3, as we generally like people we perceive as similar to us and dislike those we perceive as different, the result is tendency toward in group bias। अच्छा बेटा, इन ग्रुप बायस क्या है बेटा? एक और यहाँ पे कॉग्निटिव, क्योंकि ये पूरा लेक्चर ही कॉग्निटिव फैक्टर्स पे है, तो बेटा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है। वो क्या है कि हम हमेशा जो लोग हमसे हमसे सिमिलर होते हैं हम उनको फेवर करते हैं, और जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं हम उन लोगों की तरफ उनको डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में आप किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अब आपके जो व्यूज हैं, जो स्टूडेंट आपके व्यूज के साथ एग्री करेंगे और उन व्यूज के फेवर में कमेंट्स देंगे, आप उनको बहुत अच्छा समझेंगे, यानी आपका दिल उनके लिए धड़केगा, आप उनको लाइक करेंगे। लेकिन वो लोग जो आपके खिलाफ कमेंट देंगे, नहीं यार ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, तुम तो बदगुमान कर रहे हो लोगों को, तुम्हारे आइडियाज अच्छे नहीं है, इस तरह तो आप उन लोगों को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। इट मीन दोज पीपल हु आर सिमिलर टू यू आप उनको लाइक करेंगे, एंड दोज पीपल हु आर डिफरेंट टू यू जो आपसे इख्तलाफ रखेंगे आप उनको डिसलाइक करेंगे। बेटा ये इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इन ग्रुप बायस। नंबर 4, the mere fact of a group decision can also lead outsiders to overestimate a group's unanimity। यानी कि बेटा कभी कभी क्या होता है कि सामने से एक ग्रुप होता है, वो डिसीजन लेता है। मिसाल के तौर पर 2 क्रिकेट टीमें हैं, वो खेल रही हैं। सामने वाली टीम के कैप्टन ने कहा है कि हमने टॉस जीता है लेकिन हम बॉलिंग करने जा रहे हैं। अब उन लोगों का एक डिसीजन है, आप समझते हैं कि ये डिसीजन पूरी टीम का है। हो सकता है कैप्टन का अपना डिसीजन हो, बाकी के खिलाड़ी जो हैं वो उसके साथ एग्री ना कर रहे हो, लेकिन वो कैप्टन है इसलिए उनको उनकी बात माननी पड़ी, वो बेचारे खामोश है। लेकिन हम बाहर वाले ये समझ रहे होते हैं कि पूरी टीम का डिसीजन है। ठीक है बेटा, तो आप जो सामने वाले लोगों को इतना ज्यादा यूनाइटेड देख रहे हैं वो इतने भी यूनाइटेड नहीं है। आप देखें, आप इंडिया वालों को कह रहे हैं यार उनमें कितनी यकजहती है, वो यूनाइटेड है, लेकिन आप इंडिया में जाएंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये एक दूसरे के साथ कितने लड़े हुए हैं। इंडिया वाले कहते हैं कि यार पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई हम अंदर में कितने एक दूसरे के साथ लड़े हुए होते हैं। तो ये अंदर की लड़ाई हमेशा अंदर वालों को दिखती है, बाहर वाले हमेशा आप लोगों को यकजा देखते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, वो आप मुसलमानों को कैसे देखते हैं? वो आपको सुन्नी शिया नहीं देखते, वो आपको मुस्लिम देखते हैं। हम ही होते हैं जो एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते, बाकी जो बाहर वाले लोग हैं वो हमें मुसलमान समझ रहे होते हैं। नंबर 5, if a conservative wins a national election by a slim majority, observers infer that the people have turned conservative। यानी कि बेटा देखें, इलेक्शन होती है बरतानिया में, कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव कौन होते हैं बेटा? वो लोग जो हिस्ट्री, जो पास्ट, जो ट्रेडिशन को लाइक करते हैं कि भाई जो हमारा माजी था हम माजी वाली चीजें ही हम बरकरार रखें, हम चेंज ना अख्तियार करें, उनको कंजर्वेटिव कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्शन होती है और इलेक्शन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो जीत कर आती है, आप कहते हैं अच्छा कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत लिया, इट मींस मुल्क में कंजर्वेटिव लोग अब ज्यादा हो गए। तो बेटा ये गलत है बात आपकी, क्योंकि हो सकता है 3-4 पार्टियां हों, एक पार्टी ने 15% वोट लिए हों, दूसरी पार्टी ने 10% वोट लिए हों, तीसरी पार्टी ने 35% वोट लिए हों,
चौथी पार्टी ने 45% वोट लिए हों। अब आप कहते हैं 45% वाली कंजर्वेटिव पार्टी है जिसने जीता है, और आप कहते हैं भाई मुल्क में कंजर्वेटिव ज्यादा हो गए। नहीं बेटा, आप गलत कह रहे हैं। कंजर्वेटिव 45% है, 55% अभी दूसरे लोग हैं, लेकिन वो चूंकि डिवाइडेड थे इसीलिए वो जीत नहीं सके। तो ये होता है बेटा यूनानिमिटी का एक यानी कि इल्यूजन, कि भाई सामने एक इल्यूजन होता है कि भाई फलां चीज बढ़ रही है। Number 6, if a liberal won by an equally slim margin, voter attitudes would barely differ, but observers would now attribute a liberal mood to the country. यानी कि बेटा इवन जो लिबरल हैं, लिबरल यानी वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हमें चेंज चाहिए, हमें वक्त के साथ हमें तब्दील होना चाहिए, ये लिबरल होते हैं। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? कंजर्वेटिव कौन होते हैं? वो कहते हैं नहीं, हमारे जो आबाओ अजदाद का तौर तरीके थे हमें उनके साथ चिमटे रहना है, हमें तब्दील नहीं होता। अगर लिबरल जीत जाएं तो हम यही कहते हैं कि अच्छा मुल्क में अब जो है वो लिबरल ज्यादा होते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ये इल्यूजन होता है। Number 7, whether a decision is made by majority rule or by a designated group executive, people tend to presume that it reflects the entire group's attitude. यानी कि बेटा ये जो डिसीजन होता है वो भले एक जो काबीना बैठी होती है उसके 60% 70% जो मिनिस्टर हैं वो इसको फेवर करें और 40% जो है वो उसके अगेंस्ट जाएं, लेकिन जो फैसला बाहर आता है हम समझते हैं कि ये सारी पार्टी का डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल अभी बजट आ गई है, बजट पास हो गया है, हम कहते हैं कि पीटीआई की सारी पीटीआई ने इसको सपोर्ट किया है। हो सकता है कि पीटीआई के अंदर काफी मेंबर्स जो हैं उनका ऐतराज हो किसी पॉइंट पर, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऐतराज नहीं होगा, सारे के सारे लोगों ने यूनानिमसली वोट दिया है। Number 8, many non-Europeans see the Swiss as a fairly homogeneous people. यानी कि जो नॉन यूरोपियंस, हम लोग नॉन यूरोपियंस हैं, हम कहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड वाले हैं वो सारे के सारे एक तरह के लोग हैं, यानी एक ही एथनिसिटी उन लोगों के यहाँ। Number 9, but to the people of Switzerland, the Swiss are diverse. यानी स्विट्जरलैंड वालों के लिए स्विस जो है वो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। इनकम्पासिंग फ्रेंच, यानी वो कहते हैं हमारे अंदर फ्रेंच भी हैं, जर्मन भी हैं, इटालियन भी हैं, रोमानिश भी हैं, यानी ये मुख्तलिफ लैंग्वेज बोलने वाले स्विस हमारे यहाँ 4-5 लैंग्वेजेस बोलने वाले स्विस हैं। तो वो लोग अपने आप को डिफरेंट महसूस करते हैं, लेकिन हम बाहर वाले उनको जो है वो हमेशा एक जैसा महसूस करते हैं। तो ये होता है यूनानिमिटी इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो अभी आखिरी मिनट चल रहा है, सेशन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, इससे पहले हम खुद इसको खत्म कर लेते हैं। इंशाल्लाह 5 मिनट के बाद सेकंड सेशन में मिलते हैं। ठीक है बेटा।